जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 का वार्षिक फल कैसे रहने वाला है। यानी कि ग्रह गोचर के अनुसार जो ग्रह, जैसे कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, यानी कि यह क्या करते हैं, किसी भी राशि पर ग्रह गोचर लगभग 12.5 महीने करते हैं। उसके बाद दोस्तों राहु और केतु का 18 महीने का होता है। और शनिदेव क्या है, किसी भी राशि में 2.5 साल तक क्या करते हैं, राशि में उसी राशि में गोचर करते हैं। तो ओवरऑल हमने इन 4 ग्रहों को माध्यम मानकर आपको सारा राशि फल बता रहे हैं। दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम आपके पिता के घर में बैठे हुए हैं। पिता के घर में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह आपके पद प्रतिष्ठा और साथ ही साथ यह कारोबार इत्यादि में क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा भी इस समय आपको अच्छी प्राप्त होने वाली है। और कारोबार इत्यादि जो भी आप धंधा बिजनेस इत्यादि करते हैं दोस्तों, या आप किसी भी प्रकार से कोई जॉब इत्यादि करते हैं, तो उसमें पदोन्नति का भी क्या है, आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। कब तक? 30 अप्रैल तक, जब तक यह पिता के घर में बैठे रहेंगे, यानी कि आपके 10वें भाव में बैठे रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद दोस्तों 1 मई से यह क्या है, आपके एकादश भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह आपका क्या है, आय का स्थान होता है। आय यानी आपकी जो भी इनकम होती है। और जब इनकम भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि यह पूरा वर्ष आपके लिए क्या रहेगा, इनकम के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ लाभ और उपलब्धियां इस समय आपको सर्वाधिक प्राप्त होने वाली हैं। यानी आपकी जो भी मनोकामना इस समय है वह अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। यानी कि आप किसी भी प्रकार से आपने व्यापार में कोई वृद्धि चाहते थे, व्यापार में कोई परिवर्तन चाहते थे, जॉब इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते थे, या शिक्षा इत्यादि में कोई आप परिवर्तन चाहते थे दोस्तों, तो हर एक चीज में यह आपके लिए लाभकारक सिद्ध होने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का अगर आप देखें तो एकादश भाव आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके तृतीय भाव में, यानी कि भ्रातृ भाव में। और यहाँ पर ये भाव होता है ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित, ज्येष्ठ भाई बहनों से संबंधित, और यह होता है कनिष्ठ भाई बहनों से संबंधित। तो जब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ये समझ लीजिए कि यह स्वयं के भाव के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ यह पराक्रम में भी क्या करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। मगर छोटे भाई बहनों के साथ इस समय थोड़ा सा आपसी सामंजस्य आपका अच्छा नहीं बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। केतु इस चीज में क्या करने वाला है, बाधा उत्पन्न करने वाला बनने वाला है। यानी कि बाधा कारक यह यहाँ पर रहने वाला है। उसके उपरांत दोस्तों पुनः सप्तम दृष्टि आपकी कहाँ आ रही है, आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके संतान भाव में इनकी क्या आ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। तो पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ने का ये तात्पर्य है कि संतान वृद्धि होने वाली है, संतान की भी प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों मंगल कार्य भी इस समय आपके जीवन में खूब होने वाले हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर आप संतान इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों नवम दृष्टि पड़ती है आपके जीवन साथी के भाव में। तो जीवन साथी का ये समझ लीजिए कि जब यहाँ पर इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ भी एक अच्छा तारतम्य आपका बना रहेगा। और अगर विवाह इत्यादि आपका नहीं हुआ है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की जो दोस्तों आपकी तलाश थी वह इस समय क्या होने वाली है, संपन्न होने वाली है। यानी कि आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होने वाली है। और दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अगर हम देवगुरु बृहस्पति को देखें तो दैनिक व्यवसाय में भी यह आपका क्या करने वाला है, अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ओवरऑल
अगर देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं 30 अप्रैल तक, तब भी यह आपके लिए अच्छा फलित कर रहे हैं। और उसके बाद जब यह आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो दोस्तों फिर पूर्ण वर्ष यानी पूरे साल आपके लिए यह क्या है, लाभप्रद ही रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है मार्केश भाव से हम कहते हैं, मगर यहाँ पर जब शनि बैठता है तो शनि अष्टम शनि हमेशा अच्छा माना गया है। यानी कि यह समय शनि के दृष्टिकोण से देखें तो आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनाएगा और साथ ही साथ दोस्तों विदेश यात्राओं का योग भी बनाने वाला है और आकस्मिक धन लाभ के योग भी यह बनाने वाला है। यानी कि ये समझ लीजिए कि इस समय धन आगमन के लिए यह वर्ष आपका पूर्णतः अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपका मतलब किसी भी प्रकार से मतलब कार्य क्षेत्र में कहीं भी बाधा आ सकती है दोस्तों, मगर कार्य क्षेत्र में आपकी बाधा नहीं आने वाली। तो अगर हम शनि के दृष्टिकोण से देखें तो यह पूर्ण वर्ष पूरा साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों राहु, तो राहु बैठे हुए आपके भाग्य में, और भाग्य में राहु बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि अष्टम नवम और दोस्तों नवम और एकादश भाव ऐसे भाव होते हैं कि जो क्या होते हैं, नवम भाव में और एकादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है या सौम्य ग्रह बैठता है या उच्च का या नीच का, लगभग वह अच्छा फल ही फलित करता है। तो अगर यहाँ पर हम राहु के दृष्टिकोण से देखें तो यह भाग्य में वृद्धि करने वाला है, धार्मिक कृत्य भी करने वाला है, मगर साथ ही साथ दोस्तों यह शिक्षा में थोड़ा सा बाधा कारक बन सकता है, व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। यानी कोई भी उच्च शिक्षा से संबंधित आप आगे कुछ प्लान कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा यह बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो उसके लिए आपको राहु का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यह जो भाव होता है यह गुरु से रिलेटेड होता है, तो गुरु का अनादर किसी भी प्रकार से न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर राहु आपके लिए और भी ज़्यादा अनिष्टकारक सिद्ध होगा। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव में, या छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ केतु यहाँ पर पहले से केतु यहाँ पर विराजमान है ही। तो ये समझ ली कि जब केतु यहाँ पर विराजमान है तो यह क्या करेंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ में किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा आपसी सामंजस्य में कुछ दिक्कतें दिखाएंगे। और गुप्त शत्रु दोस्तों, अगर किसी प्रकार से कोई गुप्त शत्रु आपके जीवन में है, यानी कि जिनके साथ में आप किसी भी तरीके से कभी भी कोई कार्य करते हैं और आप उस कार्य में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, यानी कि उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से के साथ में आपने किसी भी प्रकार से कोई तालमेल नहीं बैठाना, कोई भी आपसी सामंजस्य वाला कार्य नहीं करना। उसके उपरांत दोस्तों पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों ये होता है कि भगवान सूर्य नारायण किसी भी राशि में एक ही महीने रहते हैं। तो एक ही महीने रहने का ये तात्पर्य होता है कि ये समझ लीजिए कि जब यह 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य यानी मेष राशि में रहने वाले हैं, आपके दसम पिता के घर में रहेंगे, तो दोस्तों उस समय यह आपके कारोबार में भी वृद्धि करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य यह रहेंगे सिंह राशि यानी स्वयं की राशि में रहेंगे। स्वयं की राशि यानी द्वितीय भाव में रहेंगे और द्वितीय भाव में जब यह गोचर करेंगे दोस्तों तो यह समझ लीजिए कि यह क्या होता है, बैंक बैलेंस से संबंधित भाव होता है। यह आपके धन धान्य और संपत्ति और साथ ही साथ दोस्तों कुटुंब इत्यादि में क्या करने वाला होगा, वृद्धि करने वाला होगा। यानी कि सूर्य नारायण जब आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे तो यह भी यहाँ पर आपको अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य क्या कहाँ रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे। नीच राशि में रहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यह समय आपके लिए भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं
रहने वाला, यानी कि यह माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें ला सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से भूमि भवन इत्यादि के कार्य में कहीं कुछ विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा भूमि भवन के कार्यों से आपको क्या रहना है, सतर्क रहना है। उसके बाद दोस्तों पुनः मंगल का आते हैं, तो मंगल क्या है, 45 दिन किसी भी राशि में रहते हैं। और उसके बाद पुनः बुध, तो बुध क्या है, बुध और शुक्र का दोस्तों क्या है, बुध रहते हैं 21 दिन और शुक्र रहते हैं 26 दिन। तो बुध और शुक्र लगभग भगवान सूर्य नारायण से एक घर आगे या एक घर पीछे या भगवान सूर्य नारायण के साथ में ही रहते हैं। तो लगभग यह भगवान सूर्य तुल्य ही फल फलित उस समय कर रहे होते हैं, जैसे कि उच्च राशि में है, नीच राशि में है या इस प्रकार से। तो वह तो दोस्तों बाकी मोटा मोटा तो आपका पूरे वर्ष लगभग ऐसा रहने वाला है। अगर किसी भी प्रकार से दोस्तों आप विस्तृत विश्लेषण अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हो, यह तो ग्रह गोचर के अनुसार था। कई बार क्या होता है कि ग्रह गोचर के अनुसार जो भी चीज़ें हम YouTube के माध्यम से सुनते हैं या आप टीवी के माध्यम से सुनते हैं, कई बार दोस्तों हमें लगता है कि यह हमारे जीवन में फलित नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि कई बार जो ग्रह गोचर में उच्च के बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं या स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, यह यहाँ पर ग्रह गोचर के अनुसार तो अच्छा फल फलित कर रहे होते हैं, मगर आपकी जो जन्म कुंडली है दोस्तों, किसी प्रकार से अगर वहाँ पर कोई ग्रह मतलब नीच का बैठा हुआ होता है या शत्रु राशि में बैठा हुआ होता है, तो वह क्या कर देता है वहाँ पर फिर इस फल और उस फल में पूर्णतः क्या ले आता है, काफ़ी परिवर्तन ले आता है। और हमें कई बार ये चीज़ें लगती हैं कि फिर ऐसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए अगर किसी भी प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इत्यादि करवाना चाहते हैं तो हमारा यह कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे कॉन्टैक्ट कीजिए। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।